नमस्ते दोस्तों, साहित्य अमृत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं और आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एमए के बाद सबसे रिसर्च करने के लिए सबसे पहले सिनॉप्सिस तैयार करना होता है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होते हैं कि टॉपिक का चयन कैसे करें, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं और इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन तीनों विषयों पे अभी हम एक एक करके बात करेंगे और सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, मैं अपनी सिनॉप्सिस भी बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला, टॉपिक का चयन कैसे करें। तो टॉपिक यानी शोध विषय का चयन कैसे करें। तो चलिए देखते हैं टॉपिक का चयन कैसे करें। ये पॉइंटों में मैंने बना दिया है, एक एक पॉइंट देखेंगे जिससे आपको आसानी होगी अपने शोध विषय का चयन करने के लिए। पहला है रुचि के अनुसार विषय का चयन करना। यानी सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपको किस में रुचि है। गद्य में रुचि है, पद्य में रुचि है, काव्यशास्त्र में रुचि है, या फिर भाषा में रुचि है, या विमर्शों में रुचि है। तो सबसे पहले आप अपना रुचि के अनुसार विषय चयन कर लेंगे कि हाँ, मुझे इसमें करना है। फिर दूसरा है उस विषय का क्षेत्र नियत करना। जैसे आपको गद्य में करना है तो कहानी में करना है, या उपन्यास में करना है, या फिर जो भी है जीवनी है उसमें करना है। काव्यशास्त्र में करना है तो भारतीय काव्यशास्त्र में करना है, या पाश्चात्य काव्यशास्त्र में। भाषा में तो कौन सी भाषा पे, अपभ्रंश में, हिंदी में, पाली में। और भी जो विमर्श है तो कौन से विमर्श में, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, वृद्ध विमर्श, प्रकृति विमर्श। तो अपने क्षेत्र का एक निर्धारण करेंगे। उसके बाद से आपको जिसमें जो भी आपको ले लिए, उपन्यास कुछ भी ले लिए, फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको एक किस तरह का प्रश्न देखना है। एक कालखंड देखना है, या फिर दो लेखकों की साथ साथ लेकर उनकी तुलना करना है। जैसे मान लीजिए आप उपन्यास ले रहे हैं तो उपन्यास के कौन से 1950 से लेकर 2000 ईस्वी तक, या 2000 से 2025 तक लिखे गए उपन्यासों का, या किसी एक लेखक पे करना है। जैसे विनोद कुमार शुक्ल को उठा लिए, उनके उपन्यासों का अध्ययन करना है, या फिर उसमें कोई जैसे किसानों पे लिखे गए उपन्यासों का अध्ययन करना है। तो जब एक बार आपका एरिया डिसाइड हो जाएगा तो उसमें आप जाके देखेंगे कि ये कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप पहले एक विषय डिसाइड करेंगे। उसके बाद से आप शोध गंगा है उस पर जाएंगे तो बहुत सारी थीसिस मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन उपलब्ध है, ईजिली मिल जाएगी। उस पर आप जाकर देख लेंगे कि कैसे कैसे शोध के जो विषय हैं वो टाइटल तैयार करते हैं। तो उससे बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। देखने के बाद फिर उस विषय पर हुए शोध कार्यों को देखना है कि जो मैंने विषय लिया है इस पर पहले से कितने कार्य हो चुके हैं। ये शोध गंगा पे आपको आसानी से मिल जाएगा, और कितने विषय कहाँ कहाँ से कैसे हुए हैं, और आप जो शोध कार्य कर रहे हैं वो जो हुए शोध है उनसे अलग कैसे है। क्योंकि आप सेम तो रिसर्च कर नहीं सकते हैं, तो उन विषयों से आपका शोध अलग कैसे है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से ये सब देखने के बाद आपका विषय डिसाइड हो गया। आप जो हुए शोध हैं उनका कॉपी पेस्ट आप नहीं करेंगे, सेम विषय पे आप शोध नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो उस हुए शोधों से आपका शोध अलग कैसे है, ये देखने के बाद आपका विषय डिसाइड हो गया। फिर अपने शोध के लिए आपको सामग्री ढूंढना है कि उस पर कितना साहित्य लिखा गया है। जो मैं शोध करना हूँ उस पर कितना साहित्य लिखा गया है, कितने मूल ग्रंथ है, आधार ग्रंथ हैं, कितने पत्रिकाएं हैं। इन सब का आप चयन करने के बाद फाइनली रिसर्च प्रपोजल का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। रिसर्च प्रपोजल इसके बाद से आपका बन जाएगा। तो दूसरा हमारा प्रश्न था कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं हम। ये मेरा रिसर्च प्रपोजल था। मेरा टॉपिक था हिंदी साहित्य में व्यक्त भूदान आंदोलन, आंदोलन कल्पना और साहित्य। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। आप अपने सोच के बारे में बताएंगे कि क्या है, किस बारे में है। जैसे मेरा भूदान आंदोलन पे था तो भूदान आंदोलन क्या है, फिर उस पर कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रस्तावना, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 2-2.5 पेज में हो जाए। इस पर कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं, ये है पूरा साहित्य किस पे क्या करना है। उसके बाद आप एक परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना में कि आपकी जो शोध की परिकल्पना है वो क्या है, आप क्या करेंगे शोध में, जिसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट होता है वो परिकल्पना का होता है। तीसरा पॉइंट है क्षेत्र और उद्देश्य।
आखिर आप मतलब इस शोध का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो क्या है, और आप ये इस शोध के करने के उद्देश्य क्या हैं। तो ये तो मेरे उद्देश्य हैं, और आप जिस विषय के अकॉर्डिंग बनाएंगे वो आपके उद्देश्य रहेंगे। सबके अपने अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है कि आपके उद्देश्य क्या है, सबके अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। अगला आता है शोध प्रश्न। जो आप कर रहे हैं उनमें क्या प्रश्न है, क्योंकि आप शोध में प्रश्न क्या क्या प्रश्न उठा रहे हैं, किनके जवाब लास्ट में आप देंगे। तो आपके जो भी आप विषय लें उसमें आप 4-5 अपने शोध प्रश्न ढूंढेंगे, उसको लिखेंगे रिसर्च प्रपोजल में। जैसे मैंने लिखा था हिंदी साहित्य में भूदान आंदोलन किस रूप में अभिव्यक्त हुआ, आपका अलग टॉपिक होगा तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में भूदान आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, भूदान आंदोलन का समाज में क्या प्रभाव पड़ा, भूदान आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों से किस प्रकार भिन्न है, भूदान आंदोलन के सफलता और असफलता के प्रश्न। ये मेरे शोध के 4-5 प्रश्न थे। ऐसे भी आपके जरूरी नहीं कि 5 ही प्रश्न हो, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जितना आपको मन करे। अगला है शोध की वर्तमान स्थिति। मतलब ये कि आपके विषय पर कितने शोध अब तक हो चुके हैं और कहाँ कहाँ हो चुके हैं, वो आपको शोध गंगा पे आसानी से मिल जाएगा ढूंढने के तो। और बाकी यूनिवर्सिटी में पूरी लिस्ट भी रखी रहती है हुए शोधों के, तो आप यूनिवर्सिटी में भी जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगला टॉपिक है शोध विषय की नवीनता। आप इस शोध में क्या नया करेंगे, क्योंकि इसके पहले अगर शोध हो चुका है तो आप इस शोध में क्या नया करेंगे। अगला है शोध प्रविधि। आप शोध में कौन सी मेथोलॉजी का यूज करेंगे, इसको बताना पड़ता है कि आप विवेचनात्मक करेंगे, वर्णनात्मक करेंगे, ऐतिहासिक करेंगे, विश्लेषणात्मक करेंगे, वैज्ञानिक करेंगे। तो आपको शोध प्रविधि मेंशन करनी पड़ती है कि आप कौन सी प्रविधि से शोध करेंगे। और शोध प्रविधि कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी शोध प्रविधि, तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले सारी शोध प्रविधि को अच्छे से देखकर जाना पड़ेगा। संभावित अध्याय योजना। फिर आपको अध्याय योजना भी बनाना पड़ता है कि आप जो रिसर्च करेंगे अगले 3 से 5 साल के अंदर, उसकी जो चैप्टराइजेशन है वो कैसे करेंगे। तो संभावित ही रहता है, क्योंकि आप बाद में उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, यही नहीं कि यही करेंगे। तो संभावित योजना आप बनाएंगे। जैसे मेरा था पहला भूदान आंदोलन आरंभ और अवसान, दूसरा हिंदी साहित्य में भूदान आंदोलन पूर्व जमीन के सवाल, तीसरा, चौथा। मैंने 5 चैप्टर लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी 5 ही लें, किसी का 6 भी होता है, किसी का 7 भी होता है। तो आप अपने शोध के अनुसार जितने अध्याय उतने रख सकते हैं। हालांकि कम ही रखिएगा तो अच्छा है। उसके बाद इस शोध हेतु प्रयुक्त शोध सामग्री, जिसमें 2 प्रकार की सामग्री होती है। आधार ग्रंथ, जो मूल किताबें हैं, जो अपने शोध में रखेंगे जो मूल किताबें, उसको बोलते हैं आधार ग्रंथ। जैसे आप उपन्यासों पे कर रहे हैं तो जो जो उपन्यास आप लेंगे वो आधार ग्रंथ में आएंगे। और जो जिस उपन्यासों पे जो आलोचनात्मक पुस्तकें होती हैं वो सहायक ग्रंथ में आती हैं। तो आधार ग्रंथ कितने किताबों को आप रख रहे हैं, उसके बाद से सहायक ग्रंथ, और अन्य में पत्र पत्रिकाएं भी आप रखते हैं। तो ये किताबों की लिस्ट बाद में आप बदलते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि इतनी ही किताब पढ़नी है, क्योंकि आप रिसर्च करते हैं तो बाद में बहुत सारी चीज़ें हटती हैं फिर जुड़ती हैं। तो ये तो एक रिसर्च प्रपोजल का प्रारूप था, बाद में बदलाव भी होते रहेंगे। तीसरा और अंतिम, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न। आपने प्रपोजल बना लिया, इंटरव्यू देने गए आप, तो इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है शोध विषय की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। मतलब आप शोध क्यों करेंगे, इसकी कुछ तो प्रासंगिकता होगी। इतने सारे विषय में आप एक ही विषय क्यों करेंगे। आप अपने ज़िंदगी के 3 से 5 साल देंगे तो क्यों देंगे। तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, जो भी विषय आपका हो। दूसरा है विषय में आए हुए शब्दों के अर्थ की जानकारी। जैसे मान लीजिए आपने वैश्वीकरण पर
विषय बना लिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण क्या है। जैसे आपके विषय में है आधुनिकता या मध्यकालीन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिकता क्या है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप बता सकें, उससे संबंधित क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या बहुत सारे शब्द हैं। जैसे विमर्श ले लिया तो विमर्श क्या है। तो जितने भी आपके शोध विषय के शब्द हैं उनकी जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। तीसरा प्रश्न ये बहुत बार पूछी जाती है, कौन कौन सी किताबें पढ़ रखी है। आप जिस पे रिसर्च करने वाले हैं उस पर कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ रखी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सभी पढ़ी रखी हो, एक दो पढ़े नहीं भी पढ़ रखी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिएगा। अगर आपने बताया है कि मैंने इतनी इतनी किताबें पढ़ ली तो उन किताबों की समीक्षा तो ज़रूर ही पढ़ के जाइएगा। फिर ये भी पूछा जाता है कि किसी एक किताब के बारे में बताइए। आप जो बताएंगे मतलब कि मैंने ये पढ़ी है वो पढ़ी है, उसी में से प्रश्न निकल जाते हैं कि अच्छा ये किताब पढ़ी है तो इसके बारे में बताइए। तो जो भी आप बताएं तो वहाँ पे मतलब आप ये श्योर रहें कि इसके बारे में हम बता लेंगे। उसके बाद से यही विषय क्यों चयन किया। और अंतिम प्रश्न है, वर्तमान में इस विषय पर कितनी किताबें लिखी जा रही हैं, क्या काम हो रहा है। मतलब इस विषय में जो नए नए शोध हो रहे हैं, जैसे आप मध्यकालीन संतों पे काम करने जा रहे हैं तो मध्यकाल पे अभी क्या क्या हो रहा है देश में, कौन विद्वान है, कितनी किताबें लिखी गई हैं। ये बस संत साहित्य के लिए नहीं, जितने भी आप शोध विषय का चयन करें उस पर जानकारी लेकर रख के ही जाएं इंटरव्यू से पहले। बाकी और भी बहुत प्रश्न होते हैं लेकिन वो तो आप आसानी से बता लेंगे। जैसे आपने एमए कहाँ से किया है, यहाँ पे क्यों आए हैं इंटरव्यू देने, बीए कहाँ से किया है, ये सब नॉर्मली प्रश्न होता है। बाकी जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही है। तो हमने तीनों विषय को एक एक करके देख लिया। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए